हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ऐप पर यानी शार्प लर्निंग ऐप पर भी लोग देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट और दुखद जो सूचना है उसके आधार पर प्रश्न लेते हैं। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह पर अप्रैल 2025 में लगभग 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? क्या होगा आंसर इसका? पहलगाम। क्या है? पहलगाम। और ये देख रहे हैं टारगेट किया गया पर्यटकों को, यानी टूरिस्ट को टारगेट किया गया। यहाँ पर 22 अप्रैल को ये हमला हुआ है, करीब दोपहर करीब 2:45 बजे के आसपास, और इसमें 26 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और बताया जा रहा है कि आतंकवादी जो है ना वो सेना की वर्दी पहन कर आए थे। और ये भी न्यूज़ देख रहे हैं आप कि दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, मेलोनी हो और दुनिया के अदर लीडर्स हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया है, इसको कहा है कि बहुत ही गलत और बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब सवाल होगा कि किसने जिम्मेदारी ली है इसकी। तो इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकवादी भाग गए थे और इंटेलिजेंस सूत्रों का ये कहना है कि पहलगाम अटैक में जो उसमें दो फॉरेन टेररिस्ट थे, यानी 2 विदेशी आतंकवादी थे और 2 लोकल आतंकवादी थे। तो इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। उससे पहले बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, उसी लोकेशन पे जहां पर ये दुखद घटना हुई थी। एक और मैप के ज़रिए देखते हैं, 3D मैप के ज़रिए, फिर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है प्यारा भारत और आप देखिए कि यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी में ये जो आप देख रहे हैं ये है पहलगाम। और पहलगाम में ये जो जगह है ये है बैसरन की घाटी। ये जो घाटी देख रहे हैं ना आप, ये है बैसरन की घाटी। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। गुलमर्ग के बाद इसी का नंबर आता है। बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर पर्यटक अब जाने लगे थे जब से वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कम हुई थी। लेकिन अभी जो घटना हुई है उसकी वजह से वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर से पर्यटक अब वापस आने लगे हैं। यहाँ तक ये हुआ है कि सरकार ने एयर इंडिया को और इंडिगो जो एयरलाइंस है उसको कहा है कि फ़्लाइट्स ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ जो सैलानी हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर वो सब वापस आना चाहते हैं। तो मतलब आतंकवादियों की कोशिश थी कि वहाँ जो है डर का माहौल पैदा की जाए, और ये भयानक जो हादसा हुआ है, घटना की है आतंकवादियों ने, उसकी वजह से बड़ा ही तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पर है। ठीक है, तो ये इस जगह पर ये घटना हुई है यहीं पर, और ये बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पर जाते रहे हैं। ओके, तो ये आतंकवादी जो है सेना की वर्दी पहन कर आए थे और ये घटना हुई है। पाकिस्तान का क्या रुख रहा है इसमें, इस पूरे मसले पर आप देखेंगे। जो घटना हुई है वो पहलगाम कहाँ पर है, तो इस लोकेशन पे है, यहाँ पर ये पहलगाम है। ठीक है, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, तो उन्होंने ये दावा किया है कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भारतीय अधिकारी या कहें भारत जो है ना वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उसके पता चला है कि गोलीबारी करने वाले जो आतंकवादी थे उनमें से विदेशी भी शामिल थे, और वो हो सकते हैं पाकिस्तान के होंगे। ठीक है, और ख़ास बात है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ठीक है, पहलगाम टेररिस्ट अटैक वाले मामले पर, कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन दिल्ली ने यानी भारत जो है इससे कन्विंस नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पर्यटकों को जो गोली मारी गई उससे पहले नाम पूछा गया था, उसके बाद गोली मार दी गई थी। इनमें यूपी के शुभम दुबे भी थे, और मतलब अलग अलग कई लोग थे। कुछ तो सेना के एक अधिकारी भी थे जो कि पर्यटक के तौर पर वहाँ घूमने गए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे जो भी पर्यटक के तौर पर घूमने गए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, इन सब के थे। नेपाल के एक UAE का भी एक पर्यटक था, वो भी उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उसने ये स्केच भी जारी किया है आतंकवादियों का, और कहा है कि अगर कोई भी इसको देखे तो तुरंत सूचना दे। ठीक है, इससे पहले पुलवामा का अटैक हुआ था 2019 में, 14 फरवरी 2019 में,
उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा हमला इस बार देखने को मिला है। और ये ऐसे समय में हुआ है जब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाले हैं। अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है वहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक नीलग्रथ है, वो थोड़ा कठिन रास्ता है, और एक लंबा रास्ता है, पहलगांव से शुरू होता है, और लेकिन ये आसान रास्ता है। तो अब यहाँ से शुरू होने वाली थी ये यात्रा 3 जुलाई से ही, और इस बीच में ये घटना हुई है। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। ठीक है, तो ये दुखद घटना हुई है। अब जो भी अपडेट आता है आगे तो मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पोप फ्रांसिस, उनका निधन हो गया है, तो वो पूरे विश्व के ईसाई समुदाय के, मतलब किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? इसका आंसर बताते हैं उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ यानी आज के करंट अफेयर्स का अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, और उसमें 2025, 24, 23 और मतलब 1 साल तक अपडेट भी मिलता रहेगा आपको। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ऐसे ही बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। और इन सब में खासियत यही है कि जो आप जैसे पीडीएफ भी है ना, तो उसमें हम लोग वीडियो का लिंक भी देते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी कई तरीके का होता है, 1 लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू नोट्स होता है, और जैसी तैयारी करनी है वैसी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। इसके अलावा 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच है 4, जिसका एडमिशन अब बंद होने वाला है क्योंकि वो फुल हो चुका है लगभग। तो ये बैच बंद हो जाएगा, उससे बैच मतलब एडमिशन बंद हो जाएगा, पढ़ाई तो चलती रहेगी, तो उससे पहले आप ये एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई का ये बैच शुरू हो चुका है, और इसके डेमो क्लासेस जो ना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है यूपीएसआई की कई सालों के बाद, तो इसको ज्वाइन कर लेना आप। बिहार सिपाही भर्ती का, रेलवे ग्रुप डी का, इन सब का बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर था क्या? पोप फ्रांसिस के बारे में। उनका निधन हो गया है 21 अप्रैल 2025 को। तो पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? आंसर क्या होगा? कैथोलिक। ठीक है, क्या है? कैथोलिक समुदाय। क्रिश्चियन के ना 3 समुदाय हैं मुख्य तौर पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? 3 समुदाय। तो एक तो है आपका कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट, और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो उसी में पूरी दुनिया के जो कैथोलिक समुदाय है उसके प्रमुख लीडर होते हैं पोप, और इनका नाम क्या था? पोप फ्रांसिस नाम था इनका। तो वेटिकन सिटी में इनका निधन हुआ, और ये फोटोग्राफ है इनका जो आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में काफ़ी प्रभाव रहता है पोप का। ओके, तो 21 अप्रैल को 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार थे, ब्रोंकाइटिस की समस्या से वो जूझ रहे थे, और काफ़ी वक्त पहले बचपन से मतलब जब किशोरावस्था में थे तभी उनके फेफड़े का कुछ हिस्सा काट कर निकाल दिया गया था, उनकी खास एक बीमारी की वजह से। ठीक है, तो अभी फिर बीमार हुए थे, उसके बाद फिर अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, और लेकिन 21 अप्रैल को उनका निधन हो गया। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए चीज़ों को देखते हैं। वेटिकन सिटी कहाँ पर है? मैप के ज़रिए आप चीज़ों को समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। ये अपना प्यारा भारत है, और इधर यूरोप का हिस्सा है पूरा का पूरा, और उसी में ये इटली है। और इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो इटली की राजधानी है रोम में, जो इस जगह पर है। ये वाला जो टेरिटरी देख रहे हैं रोम, वही। और उसी रोम में यहाँ पर छोटा सा एक है, क्या है? वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी है, और उसी को इस तरीके से दिखाते हैं 3D मैप के ज़रिए। तो और वेटिकन सिटी में ये वाला जो बिल्डिंग है, और यही पोप का पूरा सेंटर है। ठीक है, तो इनका निधन हुआ, और आपको बताऊं कि 1300 वर्षों में वो पहले गैर यूरोपीय पोप थे। वो मूलतः वो लैटिन अमेरिकी थे। ओके, और तो ये इम्पॉर्टेंट, चूँकि पोप दुनिया में कैथोलिक समुदाय जो ईसाई है उसके सबसे बड़ी पदाधिकारी हैं,
तो ऐसे में चर्चा और इसकी जो बात है वो पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक है, देखिए अब ये बताया कि निधन की पुष्टि कैसे होती है। देखिए पूरे दुनिया में कैथोलिक चर्च के 252 वरिष्ठ पादरी होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, कार्डिनल कहा जाता है। और भारत में ऐसे 5 कार्डिनल हैं और इन कार्डिनल में जो सबसे वरिष्ठ होता है दुनिया में वो कमर लेंगो कहा जाता है। तो वही पोप के निधन की आधिकारिक घोषणा करते हैं। ओके, अब पोप को कहाँ दफनाया जाता है, तो पोप की जो पार्थिव शरीर है और निधन के बाद वो ये सब पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व जो है ना कार्डिनल कॉलेज के डीन करते हैं। और पारंपरिक रूप से सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे स्थित वेटिकन ग्रोटोज है, एक जगह है वेटिकन सिटी में, वहीं दफनाया जाता है। हालांकि पोप फ्रांसिस ने 2023 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि रोम की जो सांता मारिया मैगीगोर बसिलिका है वहाँ पर वो चाहते हैं कि विश्राम स्थली वहीं रहे। ठीक है, अब सवाल होगा कि पोप कौन होते हैं और उनका दर्जा कितना प्रभावशाली होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ईसाई धर्म में 3 शाखाएं हैं, एक कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट हैं और तीसरे हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो इसी में कैथोलिक समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक पदाधिकारी पोप होते हैं और वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है, तो वहाँ से पोप जो है ना वो पूरा संचालन करते हैं। और अधिकांश ईसाई जो राष्ट्र हैं वो पोप को सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में मान्यता देते हैं, उनको ये मानते हैं। और धार्मिक मामलों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी ये जो विचार देते हैं तो दुनिया में उसका गहरा असर होता है। अभी हाल ही में इन्होंने जो ये गाजा पर जो इज़राइल का हमला है उस मामले में बयान दिया था, काफ़ी चर्चा हुई थी उसकी। ठीक है, पोप फ्रांसिस जो है वो कब से इस पद पर थे, तो ये पोप का पद जो होता है ना जीवन पर्यंत होता है। हालांकि एक ऐसे पोप रहे हैं 2013 की बात है, पोप बेनेडिक्स, तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब किसी पोप ने स्वेच्छा से पद त्यागा था। उसके बाद फिर मार्च 2013 से पोप फ्रांसिस ने उनकी जगह ली थी। अब सवाल ये होगा कि कौन पोप बन सकता है। देखिए कोई भी पुरुष जो कैथोलिक धर्म का अनुयायी है और जिसका बपतिस्मा जो है ना हो चुका है, यानी वो पोप बनने का पात्र होता है। बपतिस्मा जो है ना वो कैथोलिक धर्म का एक आवश्यक संस्कार है, जिसके बाद व्यक्ति जो है ना वो कैथोलिक माना जाता है, ये माना जाता है। ठीक है, अब पोप के चयन की क्या प्रक्रिया होती है, एक मैं फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। जब उस समय जब चयन हो रहा होता है इस तरह का नज़ारा होता है। पोप के अंतिम संस्कार के बाद लगभग 3 सप्ताह के बाद नए पोप के चुनने की पूरी गोपनीय और पारंपरिक प्रक्रिया शुरू होती है। और ये चुनाव वेटिकन सिटी में जो स्थित सिस्टीन चैपल है उस जगह पर, एक जगह का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, उसी जगह पर होता है। और दुनिया भर से जो कार्डिनल्स हैं ना वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि दुनिया में कुल 252 कार्डिनल्स होते हैं, लेकिन उनमें से वही वोट डाल सकते हैं जिनकी उम्र 80 से कम होती है। तो ये संख्या लगभग 120 के आसपास है। भारत में 80 वर्ष से कम आयु के 4 कार्डिनल हैं जो कि वहाँ मतदान करेंगे। ये चारों जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ठीक है। वैसे टोटल 5 कार्डिनल बताए जा रहे हैं, उनमें से एक की उम्र जो है ना वो 80 से ज़्यादा है। तो ये सब जो है ना वोटिंग करेंगे, नए पोप को चुनेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुमत से हो जाए, सामान्य बहुमत से नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है पोप के चुनने के लिए। सिंपल बहुमत से नहीं, मतलब 51% से नहीं, बल्कि 2/3 वोट होना चाहिए तब। और हर बार जब असफल होता है तो फिर से चुनाव किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। और पोप के नाम भी बदल जाता है परंपरा के अनुसार। पोप जब कोई व्यक्ति बनता है उसके बाद उसका नाम बदल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ये जो पोप फ्रांसिस, इनका निधन हुआ है, काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे ये, तो ऐसे में ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को। दुनिया में किताबों का जो महत्व है वो काफ़ी है, लेकिन अब जब इस वक्त जब हम लोग
सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा प्रभाव में है, ऐसे में किताबों का जो है ना पढ़ने की जो ललक है वो धीरे धीरे कम हुई है काफ़ी लोगों में, क्योंकि आजकल तो घंटों घंटों लोग बिता दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो किताब पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट को तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, और किताबों के प्रेमी, पुस्तक प्रेमी जितना आप रहेंगे उतना ही बेहतर होगा अपने करियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 को स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष मतलब धरती पर लैंडिंग की है। आईएसएस से धरती पर आए हैं अपने 70वें जन्मदिन पर। क्या नाम है इनका? इसका आंसर होगा डॉन पेटिट। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, नासा के ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट, तो वो अपने 70वें बर्थडे पर लैंड किया उन्होंने आईएसएस से। शानदार बात है ना। क्या नाम है? डॉन पेटिट। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और लैंडिंग करने के बाद का दृश्य आप देखिए। देखिए आईएसएस पे जब आदमी जाता है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तो ग्रेविटी होती नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटी नहीं होती है तो फिर चलने की आदत भी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो जब भी लैंड करता है कोई व्यक्ति, आता है वहाँ से, तो उसके बाद उसको एक ऐसे चेयर पर या गद्दे में बैठा कर और उसको ले जाया जाता है, उठा कर, कई लोग उठा के ले जाते हैं, और फिर इनको चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर कुछ महीने में, एक आध महीने में वो नॉर्मली चलना फिरना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये उम्रदराज व्यक्ति हैं और ये वहाँ पर है। ओके, तो ये कहाँ पर लैंडिंग की गई है? कजाकिस्तान के एक शहर में की गई है लैंडिंग। और रशियन अंतरिक्ष यान है सुयोज MS-26, उसी से लैंडिंग की उन्होंने। उनके साथ रूसी चालक दल के लोग भी थे, नासा की ओर से भेजे गए थे, लेकिन रशियन जो टीम थी उसके साथ ये वापस लौटे हैं। और अंतरिक्ष में ये 220 दिनों के मिशन पर वहाँ गए थे, आईएसएस में गए थे, ठीक है। चौथी ये अंतरिक्ष उड़ान थी और शानदार इन्होंने ये काम किया है, अपना नाम रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है। नासा के ये, वैसे अगर बात होगी तो एक वो और व्यक्ति हैं कोई, लेकिन यहाँ सवाल अगर नासा का होगा, सक्रिय और उम्रदराज, तो यही नाम आंसर होगा, डॉन पेटिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित करने वाला शहर किसे बनाने की योजना बनाई है? आंसर क्या होगा? अमरावती। और इसी महीने के आखिर तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसके जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन वगैरह भी करेंगे। तो कृष्णा नदी के तट पर ग्रीनफील्ड राजधानी शहर है अमरावती, तो उसकी आधारशिला रखी जाएगी। देखिए इससे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके समय में काफ़ी वक्त तक वो राजधानी जो है वो वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन अब जब से चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से उनका जो सपना था कि एक ऐसा शहर बनाए जो रिन्यूएबल एनर्जी से चले, तो ये काम हो रहा है। करीब 65,000 करोड़ रुपए ये परियोजना है और 217 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और तो ये इसके अलावा भी और बड़े इलाके में ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो एक पर्यावरण से अब क्या होगा, उसमें जो भी चीज़ें चलेंगी, चाहे कार हो गई, चाहे बिल्डिंग हो गई, बिजली भी है, वो सब रिन्यूएबल एनर्जी से ही चलेगा। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा ईंधन जो गैर जीवाश्म हो और रिन्यूएबल हो, यानी जो हम जैसे सोलर के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर बिजली, या हाइड्रोजन के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, या पवन चक्की के ज़रिए हम बिजली का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें हुई। अगला क्वेश्चन, चीनी भाषा यानी मंदारिनी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अप्रैल को। देखिए संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, 6, और कौन कौन? अरबी, चीनी यानी मंदारिनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरी ऐसी भाषा है जो बोली जाती है, चाइनीज़। तो ये दिवस है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने चुनिंदा श्रेणियों में इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत अस्थायी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? आंसर को 12%। और ये न्यूज़ देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, 12% सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ, उद्देश्य यही है कि ख़ास तौर पे जो चीन, दक्षिण कोरिया, जापान से जो वहाँ से जो स्टील आ रहा है ना, तो वो सस्ते में आ रहा है, और इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके सामान जो है ना उसकी कीमत ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ से सस्ता आ जाएगा। इसलिए उसको भारतीय जो उद्योग है उसको प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए ये 12% का ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाया गया है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सेफ रहे, वो चल सके। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR का महानिदेशक का पद भार किसने संभाला है अप्रैल 2025 में? आंसर होगा डॉक्टर मांगी लाल जाट। क्या नाम होगा? डॉक्टर मांगी लाल जाट। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो 21 अप्रैल को उन्होंने ICAR के DG के तौर पर काम शुरू कर दिया है, और साथ में वो DARE के सेक्रेटरी भी बन गए, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसके वो सेक्रेटरी बन गए हैं। और ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसके वो जो है ना वो क्या बना दिया गया है, तो डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, केंद्र सरकार की जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है तो उसी ने ये घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसकी चर्चा काफ़ी रही है, सिविल सर्विस परीक्षा यानी UPSC 2024 का टॉपर कौन रहा है? अभी रिजल्ट आया है। आंसर होगा शक्ति दुबे। क्या नाम? शक्ति दुबे। ये हैं शक्ति दुबे अपने पिता के साथ, और ये टॉपर इस बार के, जो अभी अभी 22 अप्रैल 2025 को ये रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया है 2024 के एग्ज़ाम का। ठीक है, प्रयागराज की हैं ये शक्ति दुबे, ऑल इंडिया टॉपर बनी है। जो लिस्ट आई है उसमें 109 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट में नाम है, और नंबर 1 पे शक्ति दुबे। तो इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद BHU से इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। ओके, और इनका UPSC एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने रखा था। तो ये तो नंबर 1 है। सेकेंड स्थान पर हर्षिता गोयल वो रही हैं। हर्षिता मूल रूप से हरियाणा की हैं, कई वर्षों से गुजरात के वडोदरा में रह रही हैं, एक CA हैं वो हर्षिता। और तीसरा स्थान है पराग डोंगरे का। ठीक है, पराग डोंगरे वो तीसरे स्थान पर है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने बैंकों को किस उम्र या उससे अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालन करने की अनुमति दी है? आंसर होगा 10 साल। ठीक है, यहाँ लिमिट अब कम कर दी गई है 10 साल तक की, कि जो उम्र के मतलब 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना जो टर्म डिपॉजिट खाता है या फिर जो सेविंग अकाउंट है वो खोल सकते हैं। और 21 अप्रैल को ये नियम जारी किया गया है। और इसके तहत क्या है कि इसके तहत ये है कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिग अब सीधे अपना खाता खोल लेंगे, संचालन कर लेंगे, बशर्ते संबंधित बैंक जो है ना वो उनका जो आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीति है वो इसकी अनुमति देता हो तो ही। ठीक है, तो अच्छा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन क्या है फिर उसके जो कानूनी अभिभावक हैं वो उसके मेन व्यक्ति होते हैं, वही सिग्नेचरी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, खाता तो बच्चे का होता है लेकिन वो होता है। अब क्या है 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे अब खुद ही अपना खाता खोल सकेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और PDF आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना आप। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान भी है शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड करें, और वहाँ पर ISPCS मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स का, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। तो इन सब के ज़रिए टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का शानदार ढंग से। ओके, PDF ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा 71st BPSC के लिए फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है ऑलरेडी, इसका एडमिशन क्लोज होने वाला है, तो जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। UPSI का बैच अभी चल रहा है, बिहार सिपाही का बैच चल रहा है, RRB ग्रुप D का बैच चल रहा है, और भी कई सारे बैच है। और हाँ आपको बताऊँ वर्ल्ड जियोग्राफी का रिकॉर्डेड बैच भी आ चुका है, तो भी देख सकते हैं। बहुत मामूली सा प्राइस 200 रुपये में मात्र। ठीक है, वहाँ PDF भी मिल जाएगा आपको, पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।